चलो फाइनल लेक्चर हम लोग देखेंगे आज। अकरेंस ऑफ मेटल हम लोग को देखना था। उससे पहले ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट था एनसीईआरटी में। क्या बोला था? स्पैचुला लेना है आपको, उसको बर्नर पे रखना है। इस स्पैचुला में एक एक करके सैंपल लेने हैं, एक एक करके सैंपल लेना है। तो सबसे पहले NaCl सोडियम क्लोराइड बोला था लेने के लिए, सोडियम क्लोराइड बोला था। NaCl लिया और उसने पूछा NaCl को आप हीट करेंगे तो उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या कोई बर्नर में कलर चेंज होगा, क्या कोई बर्नर में कलर चेंज होगा ये देखना था। क्या वो मेल्ट करेगा कि नहीं करेगा ये देखना था। और क्या उसमें मतलब क्या क्या चेंजेस आएंगे जनरली ये ऑब्जर्व करना था। ठीक है, तो NaCl जरूर है। अगर जैसे ही इसको बर्नर के पास रखोगे तो सोडियम मेटल कलर इम्पार्ट करेगा फ्लेम को, ऑरेंज येलो कलर का वो फ्लेम बदल जाएगा। और चूंकि NaCl मैंने बताया था इनके बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसमें जब स्पैचुला में तुम NaCl लोगे ना तो मॉल्टेन स्टेट में लोगे, मॉल्टेन मतलब सॉलिड स्टेट में लोगे। तो क्योंकि सॉलिड स्टेट में उनके बीच का अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। अभी जो तुम्हारे आदर्श और शिवानी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फेज में है, एक्वस फेज में नहीं लिया है मैंने। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। हीट करोगे बॉन्डिंग ज़्यादा है, पिघलेंगे नहीं, जल्दी नहीं पिघलेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा जब हीट करोगे तब पिघलेंगे। ठीक है, और दूसरा क्या लिया था, इसको मिटाते हैं। दूसरा क्या लिया था? पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड क्या होता है भैया? Ki होता है। ठीक है, तो पोटेशियम भी बर्नर को कलर देगा। ठीक है, ये जितने फर्स्ट होते हैं ना एल्कली मेटल्स, ये सारे कुछ ना कुछ कलर इंपार्ट करते हैं। ये कैसा कलर कर देगा? वायलेट कलर कर देगा। वायलेट कलर, ये स्पेलिंग क्या लिखा हूं मैं, ये क्या करेगा? वायलेट कलर कर देगा। और तीसरा सॉल्ट लिया था बेरियम क्लोराइड BaCl2, ये कैसा देता है? ग्रीन कलर देता है। ठीक है, तो बर्नर में कलर में चेंजेस आएंगे, बाकी वो वैसा का वैसा रह जाएगा। अब हमको क्या देखना है? अब हमको देखना है अकरेंस ऑफ मेटल। एक फ्रेश पेज लेते हैं। अकरेंस ऑफ मेटल, अकरेंस ऑफ मेटल। अब ये जितने भी मेटल तुमने पढ़ा ये कहीं ना कहीं तो पाए गए होंगे। कहाँ पाए गए होंगे? धरती पे ही पाए गए होंगे। मार्स में तुम गए नहीं होगे ना मेटल निकालने के लिए। ऑफ कोर्स वहाँ प्रेजेंट है, पर प्रैक्टिकली तुम्हारे लिए पॉसिबल है कि तुम मार्स जाओ और आयरन निकाल के लाओ या कोबाल्ट निकाल के लाओ, नहीं कर सकते ना। तो ये अर्थ पे पाए गए होंगे। मान लिया कि ये मेरा अर्थ था। ठीक है, एक काम करते हैं ना, अपने पास जब टेक्निक है तो टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। अर्थ को हम बना लेते हैं थोड़ा सा शेप यूज़ करके, 3D शेप सर्कल ले लेते हैं और यहाँ पास मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। थोड़ा गड़बड़ बन रहा है ऐसे, 2D में चले तो, हाँ 2D में ज़्यादा अच्छे से आ जाएगा। आ जाओ। ठीक, ऊपर क्यों भाग गए भैया? बस ठीक है, आ जाओ। ये मैंने बना दिया अर्थ। तो अर्थ की क्रस्ट पे पाए जाते हैं। ये बाहरी सतह जो होता है ना, इसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं। 3 हिस्सों में बंटता है, वो ज्योग्राफी का पार्ट है, मुझे नहीं पढ़ाना है। क्रस्ट है। तो मान लिया कि तुम आयरन की खोज कर रहे थे, आयरन मेटल, या कह लो तुम आदर्श को पता कर रहे थे। तो आदर्श इंडिया में पाया जाएगा, वही आदर्श अगर मान लो अमेरिका में चला गया पढ़ने तो अमेरिका में भी पाया जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है ना कि एक ही जगह आदर्श हो सकता है अमेरिका में भी कोई आदर्श हो, अर्जेंटीना में भी कोई आदर्श हो, इंडिया में भी कोई आदर्श हो। ठीक है, जरूरी नहीं है ना। आयरन तुम खोज रहे थे, हो सकता है आयरन यहाँ पे भी प्रेजेंट हो 10%, यहाँ पे प्रेजेंट हो 30% मान लो, यहाँ पे प्रेजेंट हो 70% में, यहाँ कहीं प्रेजेंट हो 50% में, और यहाँ कहीं प्रेजेंट हो मान के चलो 20%। ठीक है, तो आयरन क्रस्ट में बहुत जगह प्रेजेंट है, क्रस्ट में बहुत जगह आयरन है। लेकिन जब तुम इसका एक्सट्रैक्शन करोगे तो कहाँ से करोगे? 10% जहाँ पे आयरन होगा, जहाँ जैसे अमेरिका में अगर आदर्श नाम के व्यक्ति को खोजोगे ना तो बहुत कम टेंडेंसी है कि मिल जाए। बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे, जब 1000 लोगों से पूछोगे भैया आदर्श है, तुम्हारा नाम आदर्श, तब कहीं जा करके तुमको 1 या 2 आदर्श मिल जाएंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे अगर तुम एक्सट्रैक्शन करोगे ना तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब कॉस्टली हो जाएगा। यहाँ पे करोगे और ज़्यादा। यानी कहने का मतलब मेरे ये है
कि जिस जगह उस मेटल को फाइंड करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा रहती है उसी जगह से करते हैं। यानी देखो आयरन यहाँ पास 70% पाया जा रहा था, 70%, तो यहाँ से जब तुम आयरन निकालोगे तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है इंडिया में तुम आदर्श नाम के व्यक्ति को खोजोगे तो हर 10 में से कोई एक बंदा तो तुमको आदर्श नाम का मिल जाएगा, ठीक है, कोई एक बंदा तो तुमको आदर्श नाम का मिल जाएगा, ठीक है, वही बात है। तो इंडिया में आदर्श खोजना इफेक्टिव भी हो जाएगा, पैसा भी ज़्यादा नहीं लगेगा। उसी तरीके से क्योंकि यहाँ पे इसकी अकरेंस सबसे ज़्यादा थी तो इसका एक्सट्रैक्शन करना यहाँ से ज़्यादा आसानी होगा। तो इसको जहाँ पे उसकी अकरेंस वेयर, अब ये कहानी क्लियर हुई ना। अब थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूँ, अब समझ गए, जिधर सबसे ज़्यादा अकरेंस होगी उधर ही से तुम उसको निकालोगे। और उस अकरेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, एक नाम दे देते हैं। जैसे वहाँ पे तुम Fe को मेटल बोलते हो, वो किसी एलिमेंट के साथ मिलके बना, पहले एलिमेंट के साथ रहा होगा, तुमको उसको एक्सट्रैक्ट करके निकालना है। तो जनरली ये ओर के फॉर्म में होते हैं। किसके फॉर्म में होते हैं? ओर के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। किसके फॉर्म में होते हैं? ओर के फॉर्म में होते हैं। ठीक, और ये अर्थ होता है मेजर सोर्स ऑफ मेटल। अर्थ इज मेजर सोर्स ऑफ मेटल। अर्थ इज मेजर सोर्स ऑफ मेटल। फिर उसके बाद तुम क्या करोगे, उस मेटल की जिस जगह पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ पाई जाएगी उस जगह से तुम उस मेटल को एक्सट्रैक्ट करोगे ना, उसी जगह से करोगे। ठीक है, उसी जगह से करोगे। समझे बात को, समझे। अर्थ जो होता है मेजर सोर्स ऑफ मेटल होता है, और ये मेटल जो होते हैं मिनरल्स के फॉर्म्स में होते हैं, मिनरल्स के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। फिर तुम अर्थ पे वो जगह खोजते हो जहाँ पे ये मिनरल मैक्सिमम परसेंटेज में पाए जाए, ठीक है। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन चल रही है, वो जगह खोजते हो जहाँ पे ये मैक्सिमम कंसंट्रेशन में पाए जाए। मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स इज नोन एज ओर। भैया अर्थ पे जहां ये 70% पाया गया था, यही मैक्सिमम कंसंट्रेशन थी Fe की, यही मैक्सिमम कंसंट्रेशन थी Fe की, इसी को तुम नाम दे दिए क्या, ओर, ठीक है, ओर। समझ गए। अब इस ओर से तुम क्या करोगे, अब ऐसा तो है नहीं ना कि आयरन निकाले और प्योर आयरन मिल गया, उसके साथ धूल मट्टी कुछ और फलाना ढिमकाना अदर सॉल्ट जो तुम्हारे काम का नहीं है वो भी आया होगा, ठीक है। तो रेस्ट ऑफ द मैटर आर कॉल्ड गैंगुई। क्या बोलते हैं उसको? गैंगुई बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो था कि अर्थ में तुमने पता कर लिया कि इस जगह पे मैक्सिमम है, और वो मिनरल के फॉर्म में जिसको हम ओर बोलते हैं। जब इसको निकालेंगे तो उसके साथ बहुत सारे कीड़े मकोड़े, डस्ट पार्टिकल्स या नॉन जो हमको नहीं चाहिए वो भी आएगा, उसको तुमने एक नाम दे दिया गैंगुई। अब बात ये आती है कि कैसे निकालें, तो कैसे निकालें उसको, तो एनसीईआरटी में बहुत प्यार से बहुत अच्छे से एक चार्ट बनाया है। हम उस चार्ट के माध्यम से इसको समझ लेंगे, तब तक तुम इसको देखो। ठीक है, ये मेटल था। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 स्टेप में इसको करेंगे। सबसे पहला स्टेप होगा एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। देखो मैं कहानी जो बताया था वही बता रहा हूं, एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। एनरिचमेंट ऑफ ओर, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, एनरिचमेंट ऑफ ओर करना है। दूसरा क्या करना है, मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। और तीसरा क्या करना है, रिफाइनिंग।
तो एनरिचमेंट ऑफ ओर का मतलब क्या होता है? एनरिचमेंट ऑफ ओर का मतलब अभी मैं बताया बच्चा, वो जगह जहां पे वो ओर मैक्सिमम कंसंट्रेशन में हो, यानी यहां पे वो 70% पाई जा रही थी, यहां पर वो 70% पाई जा रही थी, तो यही हो गया ना एनरिचमेंट ऑफ ओर। पहला स्टेप तो तुमने क्लियर किया, एनरिचमेंट ऑफ ओर, मतलब कि ये एक लोकेशन है जहां पे आयरन सबसे मैक्सिमम मात्रा में पाई जा सकती है, या कोई मेटल मैक्सिमम मात्रा में पाया जा सकता है। एनरिचमेंट ऑफ ओर आपने देख लिया। दूसरा क्या करना है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करना है, फिर उस मेटल को आप निकालेंगे, ठीक है। अब देखो उसी को क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ ओर बोलते हैं। अब मैंने बताया कि मेटल 3 तरह के होते हैं। पहला मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी होता है, जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है। फिर मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी होता है, और उसके बाद लो रिएक्टिविटी वाला होता है, ठीक है, ठीक है। अब कुछ चीज़ें कॉमन होती है, उसको तुम दिमाग में बैठा लेना कि जो हाई रिएक्टिविटी वाले होते हैं उनका हम लोग डायरेक्ट इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, रिफाइनिंग पे आ गए। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल हो गया, एनरिचमेंट हो गया, जगह पता कर ली वो जहां पे मैक्सिमम कंसंट्रेशन में ओर है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल किया, डस्ट पार्टिकल को हटाया, तो अब तुम्हारे पास वो मेटल आ गया है। लेकिन अभी वो मेटल इम्प्योर है, क्यों? क्योंकि वो ऑक्साइड के फॉर्म में होगा, सल्फाइड के फॉर्म में होगा, किस फॉर्म में होगा तुमको नहीं पता है, ठीक है। तुमको उसमें से प्योर मेटल निकालना है, तो उसकी रिफाइनिंग करनी है, यानी तीसरे पे आ गए हम लोग। तो जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं बच्चा, उसकी हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। इसको भी देखेंगे, इसको भी देखेंगे, उसको भी देखेंगे, एक एक करके समझते हैं। आ जाओ, एक एक करके हम लोग समझते हैं। मैं यहीं पास एक पेज ऐड कर ले रहा हूं, ठीक है। एक एक करके हम लोग इसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। मीडियम रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स को हम लोग उठा ले रहे हैं, मीडियम रिएक्टिव वाले, ठीक है। तो मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज में जो आ रहे थे, मिडिल में कौन कौन आ रहे थे? मैंने कहा ये मिट गया यार, मिडिल में ये आ रहे थे ना, मिडिल में ये आ रहे थे, ये वाले जिंक, Fe, Ni, Sn, Pb, तो मिडिल वाले यानी ये हो गए, ठीक है। इनका एक्सट्रैक्शन कैसे होगा ये देख लेते हैं, आ जाओ, ठीक है। मान लिया कि तुमने जिंक ले लिया, मान लो कि जिंक ले लिया है, तो जिंक जनरली ZnS के फॉर्म में रहता है, ZnS के फॉर्म में रहता है। NCERT लाइन बाय लाइन चल रही है। जिंक जनरली ZnS के फॉर्म में रहता है, ZnS सल्फाइड के फॉर्म में रहता है। आपने करना क्या है? आपने करना क्या है? आपने जो भी मेटल मिला है, जो भी मेटल मिला है, जिस भी फॉर्म में मिला है, उसको उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। जैसे ही आप किसी भी मेटल को उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, तो आपके लिए क्या हो जाता है? सीधे एक बार ही इसका रिडक्शन कराएंगे, प्योर मेटल आपको मिल जाएगा, प्योर मेटल मिल जाएगा। तो मुझे कुछ भी मिल जाए, मेरे को सबसे पहले उसका रिडक्शन कराना है, ठीक है। मेरे को सबसे पहले उसका रिडक्शन कराना है। तो जिंक का जो होता है, जिंक, इसको हम लोग क्या करते हैं ना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कर रहे हैं, ध्यान देना मैं जो बोल रहा हूँ, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कर रहे हैं हीट। तो मेरे पास ऑक्साइड बन जा रहा है, क्या बन जा रहा है? ZnO प्लस SO2 गैस। ये तो गैस है, ये तो निकल जाएगी। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किसी भी चीज को हीट करो तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रोस्टिंग। क्या बोलते हैं? रोस्टिंग। रोस्टिंग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किया गया, और ये देखो ऑक्साइड बन गया। यही चाहिए था हमें, कुछ भी दिया रहे उसको ऑक्साइड में सबसे पहले कन्वर्ट करना है। जैसे ही वो ऑक्साइड में होगा हम उसका रिडक्शन करा देंगे, रिडक्शन होते ही हमें हमारा मेटल मिल जाएगा, ठीक। तो जिंक का सल्फाइड था, हमने उसको क्या किया? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रोस्टिंग बोलते हैं, ठीक। तो वो क्या हुआ? जिंक ऑक्साइड में चला आया। जैसे ही जिंक ऑक्साइड में गया होगा, अगला स्टेप आपको कुछ नहीं करना है, सीधे उसको ऑक्सीडाइज करा देना है, यानी रिड्यूस करा देना। रिडक्शन कराएंगे तुरंत मेटल मिल जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया। मान लिए कि आपने क्या लिया है? जिंक लिया है, जिंक का सल्फाइड था और जिंक का कार्बोनेट लिया है। दूसरा केस ले लो। जिंक जो है जनरली मैंने बताया 2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। एक तो ZnS, जिंक जो है बच्चा 2 फॉर्म में जाता है, एक जिंक सल्फाइड और एक जिंक कार्बोनेट।
ठीक, ZnCO3 के फॉर्म में। ठीक, तो एक केस तुमने देख लिया, दूसरा केस देख लो। अगर कार्बोनेट के केस में यानी पहले से ही कार्बन है, तब आप क्या करोगे? तब रिडक्शन कराने के लिए क्या करोगे? तब रिडक्शन कराने के लिए क्या करोगे? पहला केस तो कार्बन नहीं था, तब तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करा लिया। अब दूसरे केस में आपके पास है ZnCO3 सॉलिड था। अब आपने इसको क्या करना है? आपने इसको कन्वर्ट करना है ऑक्साइड में। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? हीट करेंगे। इसको आपको हीट करना है, लेकिन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, यहां देखो ऑक्सीजन प्रेजेंट था। जैसे ही इसको एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में करोगे तो ये जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और क्या बचेगा हमारे पास? CO2 गैस निकल जाएगी। CO2 भैया गैस है, निकल जाएगी। क्या जिंक ऑक्साइड बन गया? क्या जिंक ऑक्साइड बन गया? जो चाहिए था वो मिल गया। इस प्रोसेस को एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब आप हीट करते हो तो इस प्रोसेस का नाम होता है कैल्सिनेशन। क्या होता है? कैल्सिनेशन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रोस्टिंग, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीजन कैल्सिनेशन। ऑक्साइड बना, रिडक्शन कराओगे मेटल बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? मीडियम रिएक्टिविटी वाले को कैसे करना है? ठीक है, अगर कार्बोनेट का और मिल गया, कार्बोनेट का और मिल गया भैया, अगर कार्बोनेट का और मिल गया तो कैल्सिनेशन कराना है। देखो, अगर कार्बोनेट का और मिला है, कार्बोनेट का और मिला है, अगर कार्बोनेट है, जिंक का तो मैंने एग्जांपल दिया, अगर कार्बोनेट है तो कैल्सिनेशन करा रहे हो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। लेकिन अगर सल्फाइड है, अगर सल्फाइड है तो रोस्टिंग करा रहे हो। यहां ध्यान देना, यहां क्या है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, यहां पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। दोनों को कराने से हो क्या रहा है? उसके ऑक्साइड में वो कन्वर्ट हो जा रहा है, और ऑक्साइड का जैसे ही आप रिडक्शन करा देते हो आपका मेटल प्योर फॉर्म में निकल आता है। तो मिडिल रिएक्टिविटी वाला तो क्लियर हो गया ना। अब लो रिएक्टिविटी वाले जनरली सल्फाइड के फॉर्म में होते हैं। जैसे सल्फाइड के फॉर्म में जैसे सिल्वर ले लो, कॉपर ले लो ना, ये जनरली सल्फाइड और के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो इनके लिए आपको डायरेक्ट कुछ नहीं करना होता है, डायरेक्ट आप हीट कर दीजिए। ठीक है, जैसे जो वेरी अनरिएक्टिव होते हैं ना, जैसे मान लो एक HgS होता है, सिनाबार बोलते हैं इसको, ये भी NCERT में दे रखा है, चलो यहीं पर समझा दे रहा हूँ। मान लिया कि HgS था, मर्क्यूरी, ये जनरली सल्फाइड के ओर होते हैं, HgS के फॉर्म में था, सिनाबार इसको बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं इसको? सिनाबार, सिनाबार बोलते हैं। HgS के फॉर्म में था। आपने क्या करना है? सल्फाइड का और था, सीधे सीधे रोस्टिंग करा देनी है। रोस्टिंग का मतलब ये है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में इसका रिएक्शन करा देना है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में इसका रिएक्शन करा देना है। ये HgO बन जाएगा और SO2 बाहर निकल जाएगी गैस। रिएक्शन बैलेंस कर लेना, SO2 गैस बाहर निकल जाएगी। जैसे ही मेटल से हम क्या किए? मेटल ऑक्साइड बना दिए, मेटल ऑक्साइड बना दिए, रोस्टिंग किए तो मेटल ऑक्साइड बना होगा। मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन कराते ही प्योर मेटल आ गया होगा। क्लियर हुआ? यानी लो रिएक्टिव वाले सल्फाइड के फॉर्म में रहते हैं, उनका डायरेक्ट रोस्टिंग करते हैं। अब हाई रिएक्टिव वाले में हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। हाई रिएक्टिव में हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। आज इलेक्ट्रोलिसिस एक बार देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये रहा भैया इलेक्ट्रोलिसिस। अब क्या करते हो? इलेक्ट्रोलिसिस जनरली करते कैसे हैं? 2 सेल ले लेते हैं, एक डब्बा ले लेते हैं, एक डब्बा ले लेते हैं, उसमें 2 ऐसे स्ट्रिप लगा करके पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे जोड़ देते हैं भैया। ठीक है, मान लिया कि आपने कॉपर एक्सट्रैक्ट करना था। ठीक है, तो एक तरफ आप प्योर कॉपर की स्ट्रिप ले लेते हो, एक तरफ आप प्योर कॉपर की पतली स्ट्रिप ले लेते हो। ये आपने क्या लिया है? प्योर कॉपर, और सॉल्यूशन CuSO4 का, और CuSO4 का सॉल्यूशन ले लेते हो। CuSO4 का सॉल्यूशन ले लिया, ये प्योर Cu ले लिया, और ये आपने इम्प्योर Cu लिया है। क्या लिया है? इम्प्योर Cu, इम्प्योर Cu, जिसको आपको एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो ये क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल, और ये क्या है? नेगेटिव टर्मिनल। तो होगा क्या? होगा क्या? जैसे ही यहाँ पास इलेक्ट्रॉन आएगा,
ये क्या करेगा, इम्प्योर वाला क्या करेगा भैया, मुझे बता दो क्या करेगा। इम्प्योर वाला क्या करेगा, इम्प्योर वाला क्या करेगा भैया, बताओ क्या करेगा। ये वाला मान लो, ये वाला था, ठीक है। प्योर Cu क्या करेगा, प्योर Cu क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देना चालू करेगा, इलेक्ट्रॉन देना चालू करेगा Cu2+ में। अरे भैया बताओ क्या होगा, कोई बताओ 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 क्या होगा। यहाँ क्या था, हमने प्योर वाला लिया था, यहाँ पे इम्प्योर वाला लिया था। Cu2, ये CuSO4 किस में टूटा होगा, Cu+ और SO4- में, ठीक है। ये मेटल क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन देना चालू करेगी, इलेक्ट्रॉन देना चालू करेगी, ठीक है। और ये क्या करना चालू करेगी, उसी इलेक्ट्रॉन को लेना चालू करेगी। तो जब ये इलेक्ट्रॉन देगी, इलेक्ट्रॉन दे रही है, ये इलेक्ट्रॉन दे रही है, ये इलेक्ट्रॉन दे रही है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन दे रही है तो Cu+ सॉल्यूशन से बाहर आ रहा होगा बच्चा। और उसी Cu+ को ये ले रहा होगा, उसी Cu+ को ये ले रहा होगा और 2 इलेक्ट्रॉन इधर वापस दे रहा होगा। तो Cu+ इधर डिपॉजिट होते जा रहा होगा। तो समय के साथ साथ क्या होता जाएगा, ये इस पे कॉपर की परत चढ़ती जाएगी, कॉपर की परत चढ़ती जाएगी, चढ़ती जाएगी, चढ़ती जाएगी। और ये जो मड है ना, जो इसमें इम्प्योरिटीज जो थी वो नीचे आकर के एनोड मड के फॉर्म में जमा हो जाएगा, एनोड मड के फॉर्म में जमा हो जाएगा। बस यही चीज़ है इलेक्ट्रोलिसिस। देखो भैया Cu2+ इधर जा रहा है, ठीक है, Cu2+ इधर जा रहा है, Cu2+ इधर जा रहा है और प्योर कॉपर के फॉर्म में डिपॉजिट होते जा रहा है। ये समय के साथ साथ पतली होते जा रही है, समय के साथ साथ मोटी होती जा रही है, ठीक। और इम्प्योरिटीज यहाँ नीचे आके कलेक्ट होती जा रही हैं। ये थी इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। और अच्छे से समझना है तो एक एग्जाम्पल और ले लो, हटाओ CuSO4, एक एग्जाम्पल और ले लो प्योर समझने के लिए। ये बना दो डब्बा, एक इलेक्ट्रोड इधर, एक इलेक्ट्रोड इधर, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, और इसको जोड़ दो। अब सॉल्यूशन में आपने क्या किया है, NaCl भर दिया है। मैंने क्या भरा है सॉल्यूशन में, NaCl भर दिया है। NaCl सॉल्यूशन में है, एक्वस में है तो टूटेगा, Na+ और Cl- में टूटेगा ना भैया, बता दो यार टूटेगा कि नहीं टूटेगा, टूटेगा। ये दोनों इनर्ट इलेक्ट्रोड है बच्चा, मतलब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, इनर्ट है। इनर्ट मैंने बोला था, स्टेबल है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब यहाँ क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, प्लस 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 प्लस, तो ये Na+ और Cl- में टूटा होगा। प्लस के पास कौन जाएगा, माइनस वाला Cl-। और ये क्या है, ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इसके पास कौन गया होगा, Na+ गया होगा। तो NaCl एक्वस कैसे डिसोसिएट होगा, ये Cl- आकर के यहाँ पास इकट्ठा होना चालू किया होगा, Cl- दो Cl- मिलके Cl2 गैस बना दिए होंगे, और ये Na+ जो है वो इधर Na के फॉर्म में डिपॉजिट होना चालू हो गया होगा। देखो भाई सोडियम निकल गया कि नहीं निकल गया, NaCl लिया था उसमें से तुमने सोडियम निकाल लिया, किया क्या, कुछ नहीं, NaCl का सॉल्यूशन लिया, 2 इनर्ट इलेक्ट्रोड लगाए और इलेक्ट्रिसिटी पास की, झर 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 झर। इलेक्ट्रिसिटी पास कराने से हुआ क्या, जो पॉजिटिव टर्मिनल था कैथोड, उसके पास नेगेटिव वाला चला गया, और जो नेगेटिव टर्मिनल था एनोड, उसके पास पॉजिटिव वाला चला आया। सोडियम Na+ यहाँ पे आकर के इलेक्ट्रॉन ले करके Na में दे करके Na में चला गया, यहाँ पे Na+ Na में चला गया, NaCl में से Na आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। तो तीनों चीज यहाँ पास क्लियर हो गई है, 3 तरह की रिफाइनिंग प्रोसेस आपने कर ली। हाई रिएक्टिविटी वाले को इलेक्ट्रोलिसिस से कर दिया, इसको इलेक्ट्रोलिसिस से कर दिया, इसको 2 तरीके से किया, अगर कार्बोनेट था तो कैल्सिनेशन कराया, अगर सल्फाइड था तो रोस्टिंग कराया, और लो रिएक्टिविटी वाले को आपने डायरेक्ट रोस्टिंग से करा दिया, ठीक है। अब इसके बाद इस चैप्टर में कुछ नहीं बचता है, कोरोजन बचता है, ठीक है, और प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन बचता है। 2 मिनट लगेगा, वो भी देख लो भाई। तो कोरोजन होती क्या है, आयरन जो होता है, आयरन जब वाटर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है ना, तो Fe2O3 ये एक कोटिंग बन जाती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं, यही लग जाती है आयरन के ऊपर, ये चढ़ जाती है, जिसके कारण हम लोग बोलते हैं आयरन हमारा मूर्छा खा गया है। तो एक एक्सपेरिमेंट था NCERT में, 3 टेस्ट ट्यूब थी, एक तीनों में उसने आयरन की नेल डाल रखी थी, तीनों में आयरन की नेल डाल रखी थी, तीनों में। अंतर क्या था कि एक में उसने पानी डाला था, एक में उसने पानी था और तेल था, और एक में क्या था, एनहाइड्रस AlCl3 था।
ठीक। तो थोड़ी दिन बाद जब देखा गया तो ये जो ए वाली थी ये रस्ट खा गई थी, जबकि बी और सी नहीं खाई थी, बी और सी नहीं खाई थी। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि मैंने बताया कि रस्टिंग के लिए वाटर और ऑक्सीजन दोनों का होना प्रेजेंस है। ए वाले में आपके पास दोनों था, बी में वाटर तो था लेकिन ये जो ऑयल की लेयर ऊपर आ गई थी ये ऑक्सीजन को नीचे आने नहीं दे रही थी, इसलिए वो रस्ट नहीं खाया। यहाँ पे क्या था, यहाँ पास ऑक्सीजन तो था लेकिन वाटर नहीं था, इसलिए वो भी रस्ट नहीं खाया। ठीक है, तो ये एक जनरली रस्ट का पॉइंट था। उसके बाद प्रिवेंशन क्या होता है? प्रिवेंशन करने के लिए आप क्या करते हैं भैया? फिजिकल तरीका होता है, पेंटिंग कर दीजिए, ऑयलिंग कर दीजिए, ग्रीसिंग कर दीजिए, कुछ ऐसा कर दीजिए कि ऑक्सीजन डायरेक्ट उसके साथ रिएक्ट ना कर पाए या पानी उसके टच में डायरेक्ट ना आ पाए। या तो स्टील की पतली चादर लगा दीजिए या आयरन ही बदल दीजिए, एलॉय ले लीजिए, स्टेनलेस स्टील ले लीजिए, ये तरीका होता है। ठीक है, तो मेरे एंड से ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, एक बेहद प्यारा सा। हालांकि मैं जब अभी अगली क्लास लूँगा तो क्वेश्चन कराऊंगा तो ये कोरोजन और रस्टिंग एक बार बता दूंगा। ठीक है, अब तक जितना इंपॉर्टेंट था वो मैंने बता दिया। ठीक है, चलो तब तक इसको करो और नेक्स्ट क्लास में जब भी मिलेंगे इसका क्वेश्चन कर लेंगे थोड़ा बहुत और उसके बाद ये चैप्टर खत्म कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, शब्बा खैर।